नमस्कार, मैं हूं आलोक दीक्षित और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24। लोकसभा चुनाव अपने समापन की ओर हैं, जहां पूरे भारत में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 7 चरणों में भी संपन्न हुए। यहां पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवकृपाल मिश्रा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कई सारे एनालिस्टों ने अपने अपने आंकड़े दिए हैं। यहाँ पे सर से हम जानेंगे कि इस बार के चुनाव का क्या आंकड़ा कहता है, क्या रहने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमसे बातचीत करने के लिए। चुनाव आप जैसा देखा आपने, 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। कई सारे एनालिस्टों का मानना है कि भाजपा सरकार जो है इस बार फिर से 300 का जो उनका आंकड़ा है वो पार कर रही है। वहीं कई लोगों का मानना है कि इंडिया गठबंधन सरकार में वापसी कर सकती है। आपका एक मोटा मोटा अनुमान क्या कहता है? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो एक बात मैं ये बता दूं कि जो ये 18वीं लोकसभा चुनाव कल संपन्न हो जाएगा, वह निश्चित रूप से जो भी आज तक के लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें ये सबसे अलग है और ये कई महीनों में अलग है। एक तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव है। आज के अगर 10 साल 2019 के पहले, 2014 के पहले की अगर हम बात करें, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि ये अब नव भारत है, उनके हिसाब से जो नव भारत के पहले का भारत था, उस समय जब चुनाव हुए थे, या यूँ कहें कि कमोबेश जो 14 और 19 के भी चुनाव हुए थे, वह भी लगभग उसी जो रस में बंद के तैयार थे। लेकिन ये जो 2024 है इसलिए अलग है क्योंकि आप देखे होंगे कि 2024 के पहले यानी 2019-14 के पहले जब हम देखते थे तो कुछ साइलेंट वोटर होते थे और उस साइलेंट वोटर के वजह से चुनाव हमेशा बदलते और बिगड़ते रहे। इस बार भी वही है, लेकिन जो इस बार है वह यूं अलग है कि पहले दलित शोषित वर्ग के जो वोटर थे वो साइलेंट होते थे। इस बार सबसे मजे की बात है कि सवर्ण जो वोट बैंक है वो साइलेंट है। इस बार आप पाएंगे, जैसे हम भी गए, आप भी गए होंगे, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आप भी गए होंगे, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ जो बड़ी कॉमन थी और जिससे एक परसेप्शन बनता चला जा रहा है, एक नैरेटिव सेट भी कर दिया गया कि चाहे जो हो आएंगे तो मोदी ही, जी। या अब की बार 400 पार। ये 2 बातें तो आप देख रहे होंगे और जहाँ जहाँ आप गए होंगे तो आपको लगता होगा, जब आप पूछते होंगे आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, तो जनता क्या कहती है? मोदी जी की सरकार आएगी। आप पूछते हैं क्यों आएगी, तो कहते हैं अरे विश्व में डंका बज रहा है। अब सवाल ये है, उससे जैसे ही आप पूछेंगे कि अच्छा विश्व में क्या डंका बज रहा है, हाँ नहीं पता। अब विश्व में क्या डंका बज रहा है वो नहीं पता। कैसे उसको पता कि विश्व में डंका बज रहा है? क्यों? क्योंकि वो सुना है आज प्रधानमंत्री जापान, आज प्रधानमंत्री स्पेन, आज प्रधानमंत्री अमेरिका, आज प्रधानमंत्री रसिया, आज प्रधानमंत्री फला जगह। मतलब वो इतने विदेशों का यात्रा किए और उन विदेशों को यात्रा इस तरह से हमारे यहाँ मतलब हम लोग दिखाए भी कि लोगों को लगता है कि विदेश जो जा रहे थे पूरा डंका बजा के दिए। कमोबेश उनकी बात कहीं हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन आप पाएंगे कि वो कह तो दिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर लोग हम लोगों को ये मान लिए हैं कि मैं मोदी मीडिया हूँ। कितनी जगह तो वो कहते हैं अरे ठीक है, वो आप जो सोच रहे हैं मोदी जी ही आएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ मैं कहाँ सोच रहा हूँ, लेकिन वो पहले से जनता मान चुकी है कि मैं यही सोच रहा हूँ। तो कई जगह तो इससे भी आंकड़े बनेंगे बिगड़ेंगे, क्योंकि जनता ज़्यादातर हमको ये बता देती है कि आप मोदी मीडिया हैं, आप तो बस मोदी को जिताने आए। अरे मैं तो सब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं मोदी को जिताने नहीं आया हूँ, लेकिन वो यही मान के चलती है। तो वो कह देती है कि वो नहीं मतलब मोदी, लेकिन लहर में उसके अंदर ये बात नहीं है इस बार। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि इस बार का वोटर जो है छुपा हुआ है, खास करके सवर्ण वोटर। अच्छा, अगर बात करें चुनाव की तो जो पहला फेज़ रहा है, पहला फेज़ में जैसे 7 सीटें रही हैं, 7 सीटों में अगर देखा जाए तो पिछली बार जो है जिसमें से 4 सीटें विपक्षी गठबंधन जीती थी। जैसे मैं एक आपको एक ब्यौरा दे रहा हूँ। जी। जैसे अगर पहले फर्स्ट फेज की चुनाव की बात करें, सहारनपुर तो उसमें जो फर्स्ट फेज में 7 सीटें थी, उसमें पिछली बार 3 सीटें
7 में से 3 सीटें जहाँ पे भाजपा जीती थी, जो कि भाजपा नहीं थी, 3 सीटें 7 में से भाजपा नहीं थी। जैसे कि सहारनपुर सीट बीएसपी से हाजी फैजुल रहमान आए थे, ठीक। बिजनौर से मलुक नागर बीएसपी से थे और बीएसपी से ही गिरीश चंद्र थे। मुरादाबाद से एसटी हसन भी हाँ, जीते और मुरादाबाद से एसटी हसन। तो कुल मिला के 4 सीटें इन 7 में से 3 पे भाजपा आई थी और 4 सपा ले गई थी। अब आप बताइए, ये तब की बात है जबकि हम मोदी वेव की बात कर रहे थे, यानी 2029 तक आते आते जो मोदी जी थे 2014 के बाद 2019 तक मोदी वेव अपनी पीक पर था। आज एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें मोदी वेव इसमें नहीं है। इस बार कोई मोदी वेव जो 2014 या 19 में हो गई थी, 2019 का जो मोदी वेव था वो अपने पीक लेवल पे था। इस बार मोदी वेव उस तरह का नहीं है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर 2019 में इसमें जबकि एकदम आप समझिए कि बीएसपी और सपा का गठबंधन था, यानी कि पूरा दलित वोट बैंक, पूरा मुस्लिम वोट बैंक और बैकवर्ड में जो यादव और कुछ वोट बैंक थे, ये सब कुछ उतना बढ़िया जो कॉम्बिनेशन था एक गठबंधन का, वो आप ये नहीं कह सकते कि इस बार भी है। नहीं, तो इसमें एक सीट है रामपुर की। जैसे पिछली बार जो है रामपुर की सीट जो है सपा जीती थी, आजम खान का एक फैक्टर था। इस बार आजम खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि उनकी कमी खलेगी? देखिए, कोई नेता जब भी नहीं रहता है और अगर उसका वो कभी गढ़ रहता है तो निश्चित रूप से उसकी कमी खलती है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मौलाना नहीं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मुहिबुल्लाह नदवी को जो है टिकट जी, मिला। मुहिबुल्लाह नदवी जी बहुत करीबी हैं और मुहिबुल्लाह नदवी को एन वक्त पे समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिल्ली से बुला के दिया और रामपुर की सीट भी बड़ी आपाधापी में रही इंडिया गठबंधन के लिए। तो आप ये तो कह ही सकते हैं कि इनके जो आजम खान का जो असर होगा वह जरूर होगा, लेकिन आजम खान के न होने की वजह से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कुछ न कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर इस जो 7 सीटों पहले चरण की अगर हम बात करें तो इस पहले चरण में इस बार भी जो इंडिया गठबंधन है मैक्सिमम 3 से 4 सीटें ही ले जा पाएगी, आप बल्कि 3 ही मान लो। कौन कौन सी सीटें हैं और क्यों हैं? अब जैसे सहारनपुर मान लीजिए इंडिया गठबंधन का हो जाएगा, नगीना में मजबूत लड़ाई है, बिजनौर में भी मजबूती से लड़ाई है, ठीक ना, और कैराना। तो ये जो 4 सीटें हमने दिया कि इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी नहीं भी आ सकती है, जिसमें 3 तो कन्फर्म है कि इनमें से 3 कोई रहेगा ही। ऐसे ही अगर सेकेंड फेज में आप आ जाएं, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और गाजियाबाद था, इसमें जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि इस बार एक बड़ी बात होगी कि मेरठ आप हारेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी मेरठ हारेगी। मतलब आपका कहना है कि मेरठ से अरुण गोविल चुनाव हार रहे हैं? हाँ, मतलब अब ये तो चुनाव है, इसका कोई मैं दावा मतलब जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये कहने का मतलब है जो अपना अनुमान जैसे आप गए होंगे, फील्ड में गए होंगे, जनता से हो आपने सकता है वो जीत जाए, लेकिन जो मैं समझ पाया वहाँ मेरठ में ये बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। उसके कई कारण रहे हैं। एक तो बेहद बाहरी थे, दूसरे बेहद आराम तलब थे, तीसरे इनकी जो अपनी एक रूटीन और जीवन शैली था ये वहाँ के लोगों को बहुत प्रभावित नहीं कर पाए। ये कार्यकर्ताओं को, लोगों को तो छोड़ दीजिए। तो इसका असर ये हुआ कि मेरठ में इनके प्रति कार्यकर्ताओं का लगाव कम हुआ। उस लगाव का खामियाजा ये हुआ कि जनता में लगाव, फिर कार्यकर्ता ही ले जाते हैं, कार्यकर्ता न्यूट्रल होने लगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी वहाँ उतारा गया है वो वहाँ ऑलरेडी मेयर थी, दलित वर्ग से थी, और वहाँ का जो वोट बैंक है सबसे ज़्यादा मुस्लिम और दलित मिला दें तो तकरीबन 26-27%। यानी कि अगर सपा का जो आज का गठबंधन है, इस गठबंधन के वोट बैंक को अगर हम देखें तो हाँ आप 27-28% पे जाते हैं। तो जब गठबंधन का वोट बैंक ही 27-28% पे है तो अब इसके बाद से
कुछ ही तो मेहनत है ना। मेरठ में दलितों की भी आबादी अच्छी खासी मानी जाती है, तो दलित वोटों पे आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि दलित वोटों पे क्या इस बार जो मायावती के प्रत्याशी थे या फिर वहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का भी एक अपना एक वोट बैंक माना जाता है, क्योंकि इसी में जो है नगीना सीट भी आती है और नगीना सीट का जो है उधर ही पश्चिम की ही सीट है और वहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर वो भी चुनाव लड़े थे। तो दलितों का क्या रुझान रहा है पश्चिम में खासकर? मैं यही तो बता रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट पेज का बताया ना कि 4 सीटें हो सकती हैं, उसमें नगीना भी है और रावण केवल एक ही सीट पे लड़े हैं, मतलब कि जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण यानी आज़ाद समाज पार्टी, तो उससे केवल एक ही सीट और वो सिर्फ वही लड़े हैं। और एक डुमरियागंज उत्तर प्रदेश में केवल 2 जगह से हुए उनके प्रत्याशी, एक जगह से वो स्वयं लड़े हैं और एक डुमरियागंज लड़ रहे हैं। नगीना मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो है। अब जो दलित वोट बैंक का दूसरी बात जो पूछे, क्योंकि पिछली बार माना जा रहा था कि मायावती और जिस तरह का गठबंधन सपा का हिसाब था तो पूरा दलित वोट बैंक बहन जी की ओर आया, लेकिन ऐसा नहीं था। पिछली बार जो दलित वोट बैंक था वह मायावती जी की तरफ पूरी तरह से इनकी ओर तो आया, लेकिन वो सपा पे शिफ्ट नहीं हो पाया। इसीलिए जहाँ जहाँ बसपा के कैंडिडेट थे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 10 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी खाली परिवार जीते थे, 5 सीटें आई थी, परिवार ही आए थे केवल। यानी कि बसपा का वोट बैंक सपा पे नहीं चढ़ पाया था। क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं था, ना बहन जी में और ना समाजवादी पार्टी में, जो एक राष्ट्रीय लेवल पर लेकर आए। जो लोग ये कह रहे हैं ना पिछली बार जब नहीं आया तो अब क्या दलित आएगा, गलत। यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा समझिए, पिछली बार दलितों के सामने कोई विकल्प नहीं था नेशनल लेवल पे। इस बार दलितों के सामने एक विकल्प है राहुल गांधी के रूप में, मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में और कमोबेश। अब मान लीजिए कि अगर उधर एक केंद्रीय नेतृत्व तो है इतनी बड़ी कांग्रेस की लॉबी, तो उसके साथ अगर समाजवादी पार्टी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी केंद्र में चली जाएगी। यानी एक विकल्प है जो लेके केंद्र की ओर जाएगी। यही चीज़ पिछली बार नहीं था और यही रीजन था कि समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कुल मिला के खाली परिवार ही जीत कर आए और मायावती को कमोबेश फायदा हुआ और 10 सीटों पे आई। वो फायदा इस बार मायावती को दिखता नजर नहीं आ रहा है और आप इस बार देखिएगा कि 1 सीट पा जाएं बड़ी बात है, 10 तो बहुत दूर। आपने गाजियाबाद की बात करी। गाजियाबाद जैसा कि आपने देखा 2009 राजनाथ सिंह सांसद थे, 2014 में जनरल वीके सिंह को सांसद बनाया वहाँ की जनता ने, 2019 में भी जनरल वीके सिंह सांसद बने, 2024 में जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया भाजपा ने। और उसी समय आपको याद होगा एक आंदोलन चल रहा था जो छत्री समाज के द्वारा जो है भाजपा के खिलाफ चलाया जा रहा था। क्या आप मानते गाजियाबाद में इसका असर रहेगा? इस बार जो है वहाँ डॉली शर्मा चुनाव लड़ रही हैं और गाजियाबाद में भी मतलब नेक टू नेक फाइट है। इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी वहाँ की सीट लेके नहीं जा पा रही है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि 3 तो लगभग वहाँ फाइट कायदे की है। 3 सीट आप मान सकते हैं कि उसमें से हो सकता है कि इंडिया गठबंधन लेके चली जाए, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता। अब ये हो सकता है कि वो गाजियाबाद है कि मथुरा है, अब ये नहीं, लेकिन लेके वो 3 ही जाएगी। तो एक एवरेज मान लीजिए 4 और 3 7। एक सीट है गौतम बुद्ध नगर, गौतम से भाजपा से महेश शर्मा लगातार 2 बार से सांसद बन रहे हैं। इस बार जो है डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया इंडिया। हाँ, टिकट अब देखिए, अब जैसे गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर का जो इस बार टिकट दिया नागर को, इतना अप्रोप्रिएट कैंडिडेट दिया है कि महेश शर्मा की चूल्हे हिल गई हैं। और उसमें भी हुआ क्या है कि वोटिंग भी कम हो गई है। ठीक, अब इस समय अगर हम कहें तो अगर हम ये कहें कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम हुई है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं महेंद्र शर्मा को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था महेश शर्मा को लेकर। और महेंद्र नागर चूंकि वो जो कैंडिडेट आए हैं वो पूरा समझ लीजिए कि वहाँ के जो वोटर्स हैं, जो वोट बैंक है, वो ज़्यादातर बीजेपी के हैं। कभी वहाँ से आप और किसी को नहीं पाएंगे जीतता हुआ देखता हुआ, लगातार तो आप सब यही हैं। लेकिन इस बार जो महेंद्र नागर ने जो चुनौती दी है महेंद्र शर्मा को, वो बहुत ज़बरदस्त है। और अगर थोड़ा सा भी उनका समय ने और उनके वोटर ने उनका साथ दिया तो आप ये कह सकते हैं कि महेश शर्मा गच्चा खा सकते हैं। हालांकि वो इतनी मजबूत स्थिति में वहाँ की सीट है वोटिंग भाजपा को लेकर, भाजपा गठबंधन को लेकर, कि आप ये मतलब अब इतना तो नहीं कहा जा सकता कि गौतम बुद्ध नगर में भाजपा को ज़बरदस्त कोई हरा दिया, लेकिन ज़बरदस्त चुनौती तो जरूर दिया है।
डॉक्टर महेंद्र नागर की तरफ से। नागर की तरफ से, और चुनौती बहुत ज़बरदस्त है। महेश शर्मा थोड़ा भी अगर कहीं गच्चा खा गए होंगे तो ये तय जानिए कि वो हार सकते हैं। लेकिन इसको आप ये बस मानिए कि चुनौती ज़बरदस्त है। 15 सीटें दोनों फेज को मिला के हो गई, तो आपको क्या लगता है 15 सीटों में जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन क्या 50-50 बताए ना, 4-1 है, 7-3-1 है, 7 हम 7 4-3 वो पहले चरण में 7 सीटें हो गई, हाँ। दूसरे चरण में 8 सीटों में क्या तो हम 3 इधर दे रहे हैं ना, 3 इधर 4 उधर, 4-3-7 हम 7 मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड फेज में 7 सीटें इंडिया गठबंधन ले जाएगी। 7 सीटें मतलब 15 में 60, तो मतलब अभी तक 50-50 मुकाबला रहा चल ही रहा है, नेक टू नेक फाइट चल ही रहा है। हाँ, जैसे ही आप थर्ड फेज में आते हैं मजा तो अब आएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी का सब सीटें होती थी वहां पे भी वो 50% ले जा रहे हैं। मजा आएगा थर्ड फेज के बाद। कौन कौन सी सीट है वो जो इंडिया गठबंधन जीत रहा थर्ड फेज? बताया ना कि जैसे सहारनपुर है, कैराना है, थर्ड फेज में आ जाइए। थर्ड फेज में जैसे संभल है, जीत रही है इंडिया, ठीक। तो वहां से तो शफीकुर रहमान बर्क थे, सांसद थे, उनका पोता लड़ रहा है। और इस बार भी जो संभल में वोटिंग हुई है थर्ड पेज में सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई है तो संभल में हुई है, ठीक। इसमें भी जब आप देखेंगे आगरा में सबसे कम हुआ, यानी कि यहाँ भी जैसे जैसे शहरी वोटों की तरफ आप चल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज इस बार 2024 के लोकसभा आम चुनाव में सारे बड़े शहर के जो मतदाता थे नहीं निकले, उदासीन रहे और कम हुआ है। इस बार इसमें आगरा का भी कम हुआ है। तो आप अभी भी आप संभल है और मैनपुरी है, 2 जगह तो आप ये मान ही लीजिए कि आप चुनाव जीत रहे हैं। अब यहाँ पे सीट कितनी है? 10। पिछली बार देखें तो 10 में 9 सीट, लगभग 8 या 9 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। 8 सीटें जो है विपक्षी गठबंधन जीता था, 2 जीते थे। इस बार भी 2 तो कन्फर्म है, शफीकुर रहमान और मैनपुरी। इसमें फिरोजाबाद, बदायूं, अब इन 2 में से एक कन्फर्म है। अब बदायूं ज़्यादातर माना जा रहा है कि कन्फर्म है, फिरोजाबाद में थोड़ी सांस अटकी हुई है। लेकिन अब थोड़ी सांस अटकी हुई है तो हम एग्जैक्ट तो बता ही नहीं पाएंगे। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि फिरोजाबाद और बदायूं में तो 10 में से ये 4। फिरोजाबाद में क्या कांटे की टक्कर मान रहे हैं? फिरोजाबाद में जबरदस्त कांटे की टक्कर है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर ये जो राम गोपाल यादव, अक्षय प्रताप के अक्षय यादव वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जीत ही जाएंगे, संदेह है। पिछली बार चुनाव में शिवपाल यादव फैक्टर रहा था, शायद उनकी वजह से वो हार मिली थी। क्या इस बार वो फैक्टर नहीं है तो क्या आप जीत सकते हैं? देखिए वो सब फैक्टर तो बहुत पुराने हो चुके हैं। हालांकि उस फैक्टर का कुछ लाभ इस बार शिवपाल जी साथ में हैं, उसका लाभ मिलेगा। और शिवपाल सिंह का नो डाउट अब हैं, तो निश्चित रूप से जो सीटें वो नहीं हारनी चाहिए थी हार गए, शिवपाल जी की वजह से वो सब जीत जाएंगे। क्योंकि ये गढ़ जो माना जाता है, जो ये बेल्ट है तीसरे फेज का, ये समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। ज़्यादातर सीटें जो हैं, अब मैं बता रहा हूँ ना कि अब ये जैसे जो फेज है समाजवादी पार्टी का, अगर ही गढ़ है मान लें, तो भी पिछली बार परचम लहराया ही था। क्योंकि यादव लैंड के नाम से इस एरिया को जानते हैं। इसी यादव लैंड पे केसरिया लहराया था ना पिछली बार। 2019 में ये सब केवल भावनाओं की है राजनीति, और अपने फायदे नुकसान का है। ज़्यादातर राजनीति भावनाओं के इर्द गिर्द चलता है। फायदे नुकसान को वो सोचता है जिससे इसको मतलब है, तो वो आप। लेकिन फिर भी मैनपुरी में अच्छा, आप ये बताइए कि पर्यटन मंत्री हैं कि जयवीर सिंह जी, उनको भाजपा लड़ाने का क्या उद्देश्य आपको नजर आता है आपके हिसाब से? देखिए, क्या वो टक्कर दे पाए हैं? टक्कर उनके सामने वो वहाँ पर लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय योगी आदित्यनाथ के कोई चेहरा ही नहीं था जो मैनपुरी में जाके उनको हरा पाए। कौन हरा था आप बताइए? उत्तर प्रदेश में कौन चेहरा है और मैनपुरी में जाके हरा दे? हाँ, योगी आदित्यनाथ स्वयं वहाँ पहुँच जाए तो बात दूसरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में कहीं से चले जाएं, लौट जाएं, वहीं चुनाव जीत जाएंगे। उनको छोड़ के इनको देने का कारण यह था कि सबसे ज़्यादा इस सरकार में संस्कृत और पर्यटन पे काम हुआ है। भाई अगर हम क्या मतलब, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तो किस पे लड़ रही है? हिंदुत्व पे, सनातन पे, संस्कृत पे, इसी पे तो सबसे ज़्यादा फोकस की है। अब और पर्यटन पे वो बता रही कि प्रदेश में खाली ताजमहल ही थोड़े ना, राम मंदिर भी है। तो सबसे ज़्यादा पर्यटन पे चूंकि काम हुआ है और पर्यटन का काम करने वाले जयवीर प्रताप सिंह हैं, तो कहा गया भाई आप ही ले। लेकिन वहाँ से वो चुनाव मुश्किल है कि जीतना है। तो तीसरे फेज का आपका आकलन क्या करता है? का ये मानना है कि जैसे तीसरे फेज में एक संभल है जो इंडिया ले जा रही है, हाथरस हो गया, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है जो इंडिया के खाते में जा रही है,
मैनपुरी है जो इंडिया के खाते में जा रही है, बदायूं है जो इंडिया खाते में, यानी 5 सीट। एटा नहीं, एटा तो भाजपा का है। राजवीर सिंह जी। हाँ, वहाँ तो जीत जाएंगे राजवीर सिंह। यहाँ पे आप केवल इंडिया को फिरोजाबाद, बदायूं, मैनपुरी, संभल, फतेहपुर सीकरी 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन, यहाँ पे 50-50 भी है। यहाँ भी 50-50 है। जैसे तीसरे चौथे चरण की आप बात की है, जैसे उस फेज़ में अगर हम देखते हैं, तीसरे और चौथे चरण में देखते हैं, तो ज़्यादातर जो है ओबीसी मतदाता भी प्रभावित करते रहे हैं। खास करके जो गैर यादव समाज से आते हैं, लोधी समाज है उसमें, पाल समाज है, ये सब को भाजपा ने अपनी तरफ जोड़ा 2014 में और 2019 में। उसके बाद उनको जो है बम्पर जीत मिली उत्तर प्रदेश में। जैसे पहले 2014 में आप देखते हैं तो 73 सीटें भाजपा जीत के आई थी। 2019 में अगर आप देखें तो 63 सीटें भाजपा जीती थी और 2 सीटें उनके सहयोगी दलों को मिली थी, जिससे 65 सीटें जीती थी। आप क्या मानते हैं, क्या इस बार जो ओबीसी का मतदाता है वो शिफ्ट हुआ है दूसरी तरफ? जी, ओबीसी का जो मतदाता है, क्योंकि ठीक ठाक हो तो। हाँ, जो गैर यादव ओबीसी हैं, जो अति पिछड़ी ओबीसी हैं, तो वो उसको पूरी तरह से इंडिया गठबंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई है। ये बात आपकी सही है कि जैसा पिछली बार था ओबीसी का माहौल और झुकाव, वह झुकाव लगभग बरकरार है। जो यादव को अगर हम छोड़ दें और एक आध जो यादव के इर्द गिर्द वाली जातियां हैं उनको छोड़ दें, तो जो अति पिछड़ी है, जैसे कोयरी, कहार, कुम्हार, नाई, कुर्मी, मौर्य, ठीक ना, सैनी, ठीक, ये इन लोगों को, लोहार, बढ़ई, सुनार, इन लोगों को जब आप पाएंगे तो ये सब भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जब लोग आकलन कर रहे हैं तो इन लोगों को छोड़ के आकलन करते हैं, जबकि हर गांव में 2-4 लोग आप पाएंगे, जैसे लोहार, कमकर, कोयरी, जो कुर्मी, ठीक ना, भर, राजभर, या एक गोंड, कमकर, इस तरह की जो जातियां हैं, इनकी जो एक गठबंधन है वो अंदर ही अंदर है, उसको लोग छोड़ देते हैं इंडिया वाले, उसको इंडिया वाले पकड़े हैं, इसीलिए वो एनडीए में है, वो नहीं खसका। हाँ, लोध हो गए, हाँ, ये तीसरा चौथा ये समाज, लोधी समाज, बिल्कुल कुशवाहा समाज हो गया, एक अच्छा वोट बैंक है। और ये है, ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, क्योंकि इसके पास कोई विकल्प और है ही नहीं, इसके लिए कोई व्यवस्था भी इस तरह की नहीं है वहाँ, तो ये यहीं पे है, आज भी है। अब इस चौथे फेज में जैसे शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। अब इसमें बहराइच सीट भारतीय जनता पार्टी खो सकती है। इसमें खीरी से जहाँ से टेनी है, जो गृह राज्य मंत्री रहे, वो चुनाव हार सकते हैं। हालांकि सब लोग उनको कह रहे हैं वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे कि वो चुनाव हमारे हिसाब से हार रहे हैं। आप खीरी गए भी थे, क्या क्या लगा आपको वहाँ जाने के हमको वहाँ पे महसूस हुआ, जहाँ भी वो बात हो रही थी तो कई जगह तो लोग कुछ दबी जुबान हमको बता रहे थे कि यहाँ से भाजपा है, लेकिन जब इसे ही आप माइक को एक रखिए, कहीं इधर उधर होइए, तो वो लोग बता रहे थे बहुत मुश्किल है। आप खीरी के कौन कौन से क्षेत्र पे इधर थे जहाँ पे? अब जैसे खीरी का जैसे पलिया पलिया है, सीतापुर से सटा है, जो वो जो मिल है, जहाँ क्या नाम है उसका, चीनी मिल है, हरगांव करके है, तो ठीक ना, ये पूरा क्षेत्र है, हरगांव से सीतापुर की ओर आप आइए बेल्ट पे, तो वहाँ कहीं नहीं है, सब टेनी के विरोध में उठ रहे हैं। और मतलब वहाँ तो मुखर होके बोल रहे हैं। तमाम जो दलित बस्तियां हैं वहाँ तो कोई टेनी को नहीं पूछ रहा। लेकिन लड़ाई ऐसा, अब कहीं आप जाएंगे किसी और क्षेत्र में पहुंचिए, जब सीतापुर की ओर, तो वहाँ मतलब आप सीतापुर से बॉर्डर खाली क्रॉस करिए मैकलगंज और उधर की ओर पहुंचिए तो टेनी की बात हो रही है। तो कुल मिला के टेनी जी की इस समय जो लड़ाई है काफ़ी फंसी हुई है। खीरी के अलावा इसमें कन्नौज, जहाँ से स्वयं अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं सुब्रत पाठक के खिलाफ, ठीक, वो कन्नौज सीट आप हार रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी हार रही है। कानपुर के बारे में सबसे मजे की बात है कि इस बार कानपुर सीट फंसी हुई है और हो सकता है रमेश अवस्थी चुनाव हार जाए, ठीक,
क्योंकि कानपुर तो भाजपा का गढ़ माना जाता है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि कानपुर इस बार फंसी हुई है। तो कानपुर भी आप ये मान लीजिए कि हो सकता है कि भाजपा के साथ धोखा हो जाए और भाजपा ये सीट लूज कर जाए। ठीक। एक पीलीभीत सीट है जहाँ से हाँ, जितिन प्रसाद चुनाव जितिन लड़ रहे हैं। प्रसाद वरुण गांधी सांसद रह चुके हैं। वो जितिन प्रसाद जब चुनाव लड़े हैं, आपको याद हो कि उसी समय ठाकुरों का मामला उलझ गया था और उसी समय ठाकुरों ने विरोध भी कर दिया और सब अपने अपने पर्चे भी बांट दिए। और पीलीभीत में भी जबरदस्त लड़ाई है। पीलीभीत में माना जा रहा था कि इन वक्त तक हो सकता है वरुण गांधी आ जाएं। लोग इंतजार भी कर रहे थे। इन वक्त पे वरुण गांधी नहीं आए, चिट्ठी लिखे और बवाल खत्म। उस चिट्ठी से और वरुण गांधी को टिकट न मिलने से ये वहाँ के मामला सहानुभूति की तरफ चली गई और उसमें हो सकता है जितिन प्रसाद इस बार गच्चा खा जाए। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ हार जाएंगे, लेकिन अब चूंकि मैं दावे के साथ नहीं कह सकता क्योंकि ये कहने का अधिकार कोई नहीं कह सकता मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है वो हार जाएंगे। इस बार पीलीभीत से चुनाव जितिन प्रसाद हार जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जो जितना हो सकता है मैं ऐसी ही जगह गया जहाँ उनके विरोधी हूँ तो उनको सुन के ऐसा मेरा विचार बन गया, अनुमान हो गया। तो मुझे तो लगता है जितिन प्रसाद ही चुनाव हार रहे हैं। और बल्कि मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा तो अभी तक मुझे यही लग रहा है कि पीलीभीत ही सबसे पहले हार रहा है, मुझे जो लगा। तो कुल मिला के ये जो चौथे चरण के अगर आप देखें तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में आप ये पा रहे हैं कि कन्नौज मतलब भारतीय जनता पार्टी खो सकती है। जो सारी की सारी सीटें भाजपा जीती थी पिछले बार 2019 में। तो इसमें से सारी सीटें भाजपा की थी। इस बार भाजपा इसमें से पीलीभीत कह रहा हूँ, खीरी, ठीक ना, हार सकती है। कन्नौज हार सकती है, कानपुर हार सकती है और उन्नाव और मिश्रिख, ये 5 सीटें इस बार हार सकती है। उन्नाव आपका क्यों लगता है? सीतापुर भी कुछ हद तक तो सीतापुर भी मुझे मन कर रहा है कि मैं कहूँ कि ये इसलिए कि सीतापुर में मैं जब गया और लखीमपुर तक तो वहाँ पे मैं मतलब इनके माहौल में नहीं मिला मामला। और जब से ये जो तीसरे फेज के बाद से जो 10 किलो राशन, 8,500 रुपया और संविधान खत्म हो जाएगा, ठीक, 400 पार, आप ये 4 चीज़ें यहाँ बहुत असर की। जैसे 400 पार होगा, करना है, क्यों करना है, लोग ये समझाने में कामयाब रहे हैं उधर। और वो 400 पार क्यों होगा तो वहाँ बताया गया कि इसलिए होगा कि अब एक लोकसभा चूंकि मोदी ने बनवाया है, वहाँ पे वो क्या लाए थे, वो जो उस समय आया था, बहुत चर्चित हुआ था, वो एक संगोल, तो वो आया था और वो रखा गया तमिलनाडु से। ये वहाँ मुझे सुनने को मिला। तो मोदी ने बनवा दिया है, अब मोदी जी संगोल वाली प्रथा लाएंगे और कुल मिला के संविधान बदल के मोदी का संविधान कर देंगे, यानी अब बाबा साहब नहीं रहेंगे। ये घर कर गया। तो ये 400 पार का नारा इनके लिए कहीं ना कहीं घातक हुआ, क्योंकि 400 क्यों चाहिए, लोग समझा दिए कि क्यों चाहिए, वो बाबा साहब का संविधान और 10 किलो राशन, 8,500 रुपए। ये इन क्षेत्रों में मिश्रिख, सीतापुर, लखीमपुर और ये उन्नाव से जो सांसद प्रत्याशी 2 बार से जीत भी रहे थे और उनके सामने जो अन्नू टंडन को कांग्रेस और सपा ने प्रत्याशी बनाया, तो क्या लगता है कि साक्षी महाराज इस बार हार जाएंगे, क्योंकि वो संत भी हैं और पिछड़े समाज से भी आते हैं, दोनों फैक्टर भाजपा के पक्ष में? देखिए, सवाल पिछड़े का नहीं है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व पे राजनीति करती है। पिछड़े अगड़े की बात ही नहीं है यहाँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे काम ये कर रहा है कि जिधर भी आप समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक अपनी तरफ लाने में कारगर हो गई थी, और यही हालत कि बहुजन समाज पार्टी लगभग गर्त में चली गई थी, उस वोट बैंक को इंडिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी ओर आकर्षित करने की काम किया है। अगर वो वोट बैंक इनके यहाँ खसक आया है तो आप इतना जानिए कि जो मैं 13 में 5 बोल रहा हूँ, 13 में 7 भी हो सकता है। जैसे कि आप ये दलित वोट बैंक को लेकर के बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस मुश्किल से 17 सीटें लड़ रही है और इसके अलावा सारी समाजवादी पार्टी लड़ रही, तो क्या आपका कहना है कि दलित समाज जो मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसको भूल करके समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं? नहीं, देखिए,
अब तो ये बात ही नहीं रहा ना। अब यहाँ तो ये भाजपा बार बार उठाती रही। बेईमानी की बात हो गई। जब स्वयं बहन जी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया तो वो बात तो वहीं खत्म हो जाती है। जब मायावती ने स्वयं कहा कि अब हम भूल गए, आप भी भूल जाओ, तो सब भूल गए। तो अब क्या आपके हिसाब से याद करेंगे और रोएंगे? ऐसा नहीं होता है। जनता एक ही बार आपको मौका देती है, समझ जाइए तो ठीक, न समझिए तो ठीक। अब तो उनकी जनता को फायदा चाहिए और बाबा का संविधान चाहिए, ये उनके दिमाग में घर कर गया और लोग समझा पाए तो बहुत हद तक समझा ले गए हैं। अगर वो वोट बैंक मुझे जैसा लगता है कि शिफ्ट किया है, उसमें से 60%, हालांकि सब नहीं किया होगा, लेकिन 50 से 60% जो शिफ्ट किया है, वो शिफ्टिंग अगर हो गई है तो आप इतना जानिए कि इस 13 सीट में से 7 सीट इंडिया गठबंधन ले जाएगी। जो अनुमान आप नहीं लगा सकते। अभी मैं 7 सीट। अब जैसे अभी मैं कहूँ तो आप मतलब चौंक जाएंगे। जैसे खीरी, सीतापुर, मिश्रिख, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर, बहराइच, कितनी सीट हुई? 1 2 3 4 5 6 और एक 7 सीट। 50% यहाँ पे भी जो है एक तरीके से। अब पांचवें चरण की बात करते हैं जो 20 मई को संपन्न हुआ चुनाव जी। इसमें से अपना लखनऊ भी रहा है, मोहनलालगंज भी रहा है, क्या लगता है आपको? अब देखिए, अगर हम ये कहें कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में, वो बताइए कि आंख मूंद करके आप बता दीजिए कि कौन कौन सीट भाजपा जीतेगी, तो जिसमें कुछ सोचना नहीं है उसमें ही एक लखनऊ आता है, एक बनारस ही है, झांसी ठीक। पांचवें चरण में झांसी खतरे में है। आप भारतीय जनता पार्टी पूरे खतरे निशान के पे बह रही है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो प्रदीप जैन जो इंडिया गठबंधन, हाँ, बढ़िया चुनाव लड़े हैं। और झांसी आप यूँ कह सकते हैं कि भाजपा हार सकती है। पांचवा चरण लड़ रहे हैं झांसी से चुनाव। अब देखिए, जैसे पांचवें चरण में आइए मोहनलालगंज, आर.के. चौधरी है, इनका अंतिम चुनाव है, उनकी उम्र भी लगभग वही है, बहुत रोए गए हैं अपने क्षेत्र में। दूसरी तरफ मोहनलालगंज में जो ये कौशल किशोर हैं, इनका एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, कई बार से चुनाव जीत चुके हैं। अब ये कोई अटल बिहारी वाजपेयी तो है नहीं, बात समझ रहे हैं ना। और जिस तरह का इनको दर्जा और भाव मिलना चाहिए और जो लोग अनुमान करते थे उस तरह का इन्होंने कुछ किया भी नहीं और ना कुछ समझ पाए लोग। तो एक एंटी इनकम्बेंसी चल गया और दूसरा एक सिंपैथी चल गया आर.के. चौधरी का, और तीसरा 10 किलो राशन, 8,500 रुपये और बाबा का संविधान। तो इसके वजह से आर.के. चौधरी यहाँ मजबूती स्थिति में है। अब कुछ भी हो सकता है, मोहनलालगंज सीट हार भी सकते हैं और मोहनलालगंज जीत भी सकते हैं, यानी 50-50 है। यहाँ ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कोई जीत सकता है। लेकिन लखनऊ तय है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये चुनाव जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। उनको कुछ करने नहीं, क्या फॉर्मेलिटी है। जैसे बनारस में फॉर्मेलिटी हो जाएगी। बनारस में कौन कहेगा कि नरेंद्र मोदी को हरा देगा? क्यों कांग्रेसी कह रहे हैं कि वो तो उनकी तो कहना उनकी मजबूरी भी है और सैद्धांतिक रूप से उन्हें कहना भी चाहिए, और ये गलत भी नहीं है। अगर मैं ही पार्टी का हूँ तो मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी को मैं चुनाव हरा रहा हूँ, लेकिन मैं पार्टी का रहूँगा तब तो कहूँगा ये बात। एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप इतना जान सकते हैं, इतना तो वहाँ समझ में आता ही है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी, और हारना भी नहीं चाहिए, कोई सी भी प्रधानमंत्री पद का जो भी प्रत्याशी हो या प्रधानमंत्री हो के हारे तो ये ठीक भी नहीं है। इतना भी नहीं नीचे कहीं कोई चीज़ चली जाए कि वो हार जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र में तो सब कुछ संभव है। शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, सामने तो दिखता है ना कि क्या होगा, ठीक। तो वो फिलहाल लखनऊ आप जीत रहे हैं, मतलब आप क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी, हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हमको ना जोड़िए नहीं तो वैसे भी गोदी में बांदा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ठीक है। और फतेहपुर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब देखिए कैसरगंज भी कुछ कहा नहीं जा सका, हालांकि जीत जाएंगे गोंडा। अब यहाँ पे मोहनलालगंज, झांसी, लखनऊ, मोहनलालगंज, झांसी, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, यानी कि लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी,
मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी। स्मृति ईरानी चुनाव हार रही, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हारने का मतलब ये है कि जो कंडीशन स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का था पिछली बार, सेम कंडीशन इस बार किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच है। जैसे पिछली बार भी कौन कह सकता था कि राहुल गांधी हार रहे हैं, 50,000 से हार गए। तो इस बार भी 40-50,000 में मार्जिन होगी, वो किशोरी लाल हो या स्मृति ईरानी हो। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ, चूंकि प्रियंका गांधी और दुनिया जहाँ सब वहाँ पे डेरा डाले रहे, हालांकि इधर से भी कम कोशिश नहीं की गई। आप देखिए अमित शाह डेरा डाले रहे, 2-2 दिन 3-3 दिन वहाँ पहुँचे, वहाँ यानी कि मनोज पांडे के घर तक गए अमित शाह गृह मंत्री। आप खुद सोचिए कि जब गए हैं तो उनके यहाँ लोग शंख बजा रहे थे, उनको खुद भी एक एहसास हो रहा था कि भारत का गृह मंत्री विधायक मनोज पांडे के घर आ रहा है, उनसे अपने तरफ सपोर्ट मांगने के लिए। तो क्या ब्राह्मण वोट इससे शिफ्ट हुआ है उधर? वो कुछ भी हुआ हो, शिफ्ट हुआ हो या ना हुआ हो, मनोज पांडे जिस तरह से शिफ्ट हुए और मनोज पांडे का जिस तरह से कदकाठी बढ़ा, मैं इस पे आना चाहता हूँ, यह बड़ी बात है। और ये क्यों हुआ? चूंकि अमित शाह यही सोचकर तो समर्थन लेने गए होंगे कि अगर ये आ जाएंगे तो ब्राह्मण वोट बैंक आ जाएगा और राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि यह तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी जो होगा रायबरेली तय करेगा। ये कौन कह रहा है? ये तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो इसका अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि जहाँ केजरीवाल ये कह रहे हैं, जहाँ राहुल गांधी ये कह रहे हैं, लिख के ले लो, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि क्या होगा, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये इस बात को समझिए। केजरीवाल जहाँ कह रहे हैं कि वो नहीं रहेंगे, आप वो तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह रैली दर रैली, जनसभा करके रायबरेली में मतलब राहुल को हराने के लिए सारी कवायद कर देना, तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा तो है कि हो सकता है कि एक कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट के रूप में अंदर खाने में उनको देखा जा रहा हो। और ये भी हो कि देखो रायबरेली तुम हरा दो, और अगर रायबरेली राहुल गांधी जीत रहे हैं तो भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट और कौन है, कम से कम इतना तो तय हो जाएगा कि हाँ एक दौड़ में आ जाए। ठीक, तो कुल मिलाकर इसमें भी आप जो सीटें हैं लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इन 14 सीटों में तकरीबन 6 सीट, 5 नहीं 6 सीटें, रायबरेली, अमेठी, मोहनलालगंज, बाराबंकी और कौशाम्बी, ठीक है, और झांसी, ये 6 सीटें आप समझिए कि भाजपा लॉस कर रही है। इंडिया गठबंधन जीत रही है, जहां पे पिछली बार भाजपा ने एक भी सीट नहीं गंवाई थी। हाँ, इस बार इंडिया गठबंधन 6 सीटें से ले रही है, और ये असर आप देखेंगे थर्ड फेज के बाद से बढ़ता जा रहा है। अब इस बार अब देखते हैं, ये तो चुनाव है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 268 नहीं, ये 258 तक सिमट जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिवकृपाल मिश्रा जी, जिनका अपना आकलन है कि चुनाव में क्या परिणाम आ सकते हैं। ये परिणाम ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यथास्थिति को व्यक्त करें, इसके लिए आपको 4 जून शाम 6 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और वही आंकड़े सही माने जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे हम सभी लोग जाते हैं फील्ड में जा कर के लोगों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद अपने आंकड़े आप तक पहुँचाते हैं। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।